अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का वीडियो ज़रा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किसी शेड के ताल्लुक से नहीं, बल्कि आईना दिखाना चाहते हैं खुद को, अपने आप को। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मज़दूर की जो गलतियां होती हैं और मज़दूर की जो परेशानियां हैं उसमें मज़दूर का कितना हाथ है, क्योंकि ताली किसी एक हाथ से नहीं बजती है। तो अगर आज के दौर में मज़दूर परेशान है तो मज़दूरी की कमी के अलावा भी कई ऐसी गलतियां हैं जो मज़दूर करते हैं, और उसके अलावा जो परेशानियां हैं उससे निकलने का हल भी मैं बताने वाला हूं कि किस तरह से हम इस कम पगार में अपने घर को चलाकर दो पैसा साइड में रख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। इस चैनल में हम बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में बोलने से और लोग डरते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें पुराने लोग ये कहा करते थे कि जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो यही फिट चीज़ें जो है हमारे मज़दूर भाइयों पर भी फिट होती हैं कि आपको जितनी पगार मिलती है आपको उतने में ही अपना घर चलाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप समझिए, पहले ये समझ लीजिए कि होता क्या है। होता इस तरह से है कि मज़दूर जो है 500 उठान लेता है और उसकी पगार 3,500 के आसपास जब होती है, जुमा के दिन वो उठान कटा करके 3,000 अपने घर में लेकर आता है। और लेकर आते ही सबसे पहला काम उसका यही होता है कि घर का राशन पानी भर लेता है, जिसमें 2,000 से ज़्यादा का अमाउंट चला जाता है और बचता है सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया। उस 1,000 रुपये में फिर उसका शुरू होता है, अगर गाड़ी है तो कुछ पेट्रोल पानी और दूसरी जो ज़रूरतें हैं, दवा गोली बिस्सी वगैरह। और इस तरह करते करते सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही अंदर मज़दूर इतवार की रात को पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। पीर के दिन वो इंतज़ार करता है सुबह से लेकर शाम तक कि किस वक्त सेठ आएगा और उसे उठान देगा ताकि आगे का खर्च चल सके। 500 1,000 कुछ उठान लेता है मज़दूर और उसके बाद जो है बाकी के 3 दिन चलाता है। इसी तरह से होता आ रहा है और हमारे मज़दूरों का आधे से ज़्यादा हिस्सा ऐसा ही करता है। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अलावा जो फजूल खर्चियाँ मज़दूर करता है, जैसे ज़्यादातर मज़दूरों के पास एक हीरो होंडा होती है जिसका पेट्रोल का 300 से 350 रुपये लगता ही है। मज़दूर को समझना चाहिए कि इतनी आमदनी में एक 2 व्हीलर लेना उसके लिए बेहतर रास्ता किसी तौर से नहीं है। हर मज़दूर को ये चाहिए कि अगर अपनी आमदनी कम है और घर का अकेला ही वो कमाने वाला है तो उसे 2 व्हीलर बेच करके एक साइकिल ले लेनी चाहिए। अब इससे जो फ़ायदे होते हैं और जो नुकसान होते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि 2 व्हीलर लेने से पहला तो फ़ायदा ये होगा, साइकिल लेने से पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हफ्ते का 300 पेट्रोल का जाना बंद हो जाएगा। साइकिल का मेंटेनेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है, हफ्ते में 2 से 3 रुपया, 5 रुपया बहुत हुआ 10 रुपया लगता है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगता है। सालों में कभी कुछ मेंटेनेंस निकला भी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 500 के बीच में 1 साल का खर्च निकलता है साइकिल का मेंटेनेंस। इसके अलावा साइकिल आ जाने से जो हमारे घर की औरतें हैं और जो हमारे रिश्तेदार वगैरह हैं वो बार बार आपको कहीं जाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं और आप जो है अपने काम में अपनी दिलचस्पी लेंगे, ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ नहीं रखेंगे क्योंकि आपके पास अब 2 व्हीलर गाड़ी नहीं होगी। तो बाकी जो 2 व्हीलर से हमारे मज़दूर हजरात हाईवे पर जाते हैं, होटलों में जाते हैं, वो सब काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और एक फजूल खर्ची से बच जाएगा मज़दूर। दूसरे जो है इस 2 व्हीलर को लेने में सबसे बड़ा जो हमारा मज़दूरों की गलती होती है वो ये होती है कि हम जो है इंस्टॉलमेंट में आजकल जो है बड़े बड़े
स्कीमें वगैरह चलती है कि कम पैसे भरकर आप किश्तवारी में गाड़ियाँ उठा लीजिए। और ये जो आप टू व्हीलर किश्तवारी में उठाते हैं, मिसाल के तौर पे 1,20,000 की टू व्हीलर है और जिस पर ब्याज सूद लगा करके वो गाड़ी 1.5 लाख की आपको पड़ने वाली है। आप उठा लेते हैं कि चलो 3 साल में इसको धीरे धीरे हम भर देंगे, 4 साल में कैसे भी, और किसी भी तरह से अगर एक आपकी EMI बाउंस होती है, आप नहीं भर पाते हैं तो उसका जुर्माना लग जाता है। और ये होता ही है क्योंकि हमारे शहर के हालात जो है हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, इसी तरह मज़दूर के हालात भी एक जैसे नहीं रहते हैं। तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि टू व्हीलर ना लीजिए और इंस्टॉलमेंट में तो ख़ास तौर से ना लीजिए। हराम और हलाल के फतवे के ताल्लुक से आप किसी मुफ्ती से पूछ सकते हैं कि हर तरीके से किश्तवारी में टू व्हीलर वगैरह लेना हराम ही है। दूसरा, हमारे मज़दूर हजरात की जो गलती रहती है, हमारे मज़दूर भाइयों की, वो ये होती है कि वो किश्तवारी में मोबाइल ले लेते हैं। और ये 90% मज़दूर इस तरह की गलतियां करते हैं। आप अगर एक पावर लूम से जुड़े हैं तो मोबाइल का आपसे इतना ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ नहीं है, या अगर आपको लेना ही है तो किश्तवारी में 20,000 25,000 का मोबाइल लेने की बजाय आप अपने पैसों को जमा करके वही मोबाइल 6 महीना चला हुआ गारंटी के अंदर आपको सेकंड हैंड में मिल जाएगा, बेहतर मोबाइल। इसी तरह कोई मज़दूर अगर 10,000 का मोबाइल लेना चाहता है नया, तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो 4-4,500 में 6 महीना 8 महीना चला हुआ मोबाइल ले ले, जिसका बिल बॉक्स गारंटी वगैरह सब हो। इसके अलावा किश्तवारी में कोई भी लेन देन किसी भी मज़दूर को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि हमारी जो मज़दूरी है वो साल भर एक जैसी नहीं रहती है। अब आते हैं उस हल की तरफ जो हमें करना चाहिए। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मज़दूर हजरात को गुटखा, पूड़ी और इस तरह की चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। ये भी एक 500-600 रुपया हफ्ते का आपका एक खर्च बढ़ा लेते हैं, जिसके सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात हैं और जो हराम भी है, जिसकी नहुसत हम अपनी ज़िंदगियों में देखते आते हैं। तो इसका हल की तरफ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आपने जुमा के दिन 3,000 लेकर आए अपने घर में, 500 उठान कट करा के, या 2,500 लेकर आए हो। अब आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि शुरू के 2 दिन यानी जुमा और शनिचर कोई खर्च ना करें। राशन पानी में आपको ज़्यादा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ तेल, शक्कर, गेहूं, चावल भर लें। जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें लगने वाली है, हरी बाज़ार वगैरह, वो जुमा और शनिचर के दिन ख़ास तौर से ना लें। अपने पास रोकड़ा पैसे की ताकत को बचा कर रखें, यानी 2,500-3,000 अगर आपके पास पगार आई है तो जुमा और शनिचर को 600 से 700 के बीच में ही खर्च होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि बाकी का 2,000 आपको शनिचर की रात तक आपके पास रहे। और इसका सही तरीका ये है कि आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, जो भी आपके घर की लेडीज़ बोलती हैं कि ये घर में नहीं है, वो घर में नहीं है, आप उसको कहिए कि 1 दिन टाल दे, 2 दिन टाल दे, ऐसे करके आप जो है रोकड़ा पैसा अपने पास जमा रखिए। फिर इतवार के दिन आपके पास 2,000 रुपये रखे होंगे या 1,800-1,500 कुछ रखे होंगे। अब आप जो है रोज़ का गोश्त पानी वगैरह जो 100, 200, 300 निकलता है, और जो आपने नहीं लिया है बाज़ार पानी जैसे दाल वगैरह, चाय पत्ती वगैरह, वो भी थोड़ी थोड़ी मंगा करके आपको किसी तरह से पीर के दिन तक का 500 के अंदर अंदर खींचना होगा। पीर की रात को आपके जेब में कम से कम 1,000 से 1,100 रुपये बचे रहना चाहिए। ये वो पैसा है जो आप पीर के दिन सेठ से उठान लेने वाले होते हैं। तो अब आपके पास जो रोकड़ा पैसा है, लेकिन आपके घर में अनाज पानी आपने भरा हुआ नहीं है, तो ये 1,000 जो है आप किसी तरह से खींचकर जुमा तक ला सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे जो घर का जो फंडा होता है कि जुमा के दिन पूरी बाज़ार भर लो, ये एक गलत रवैया है, जिसकी वजह से हमारा आमदनी का बड़ा हिस्सा
राशन भरने में चला जाता है। घर का राशन जो है जुमा और शनिचर को ना भरें, एक एक दिन को टालते जाएं कि चलो आज का दिन कैसे भी खींच लेते हैं, आज का दिन कैसे भी खींच लेते हैं। जब इस तरह से आप करेंगे और पीर और मंगल तक आप पहुंच जाएंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप कम से कम खर्च में भी घर को चला सकते हैं। और इस तरह से जुमा के दिन जब आपको दूसरे हफ्ता पगार मिलेगी तो आपको पूरा का पूरा 3,500 से 4,000 या 3,000 आपकी पगार मिलेगी, जिसमें कोई उठान कटा हुआ नहीं होगा। आपकी पूरी पगार आपके हाथों में होगी। अब ये दूसरा हफ्ता है, यानी आपकी दूसरी पगार है। आपको अब ये करना है कि आपको ये समझ लेना है कि मैंने 1,000 उठान लिया था, 500 नहीं 1,000 उठान लिया था। अब उन 3,000 3,500 जो आपकी पगार हुई है उसमें से वो 1,000 उठान कटी है बोल के उसको अलग कर लीजिए, उसे रख करके अब एकदम भूल जाइए। और इस पगार में आपको पूरा हफ्ता धीरे धीरे करके खींचना होगा। दूसरे हफ्ते फिर आपके पास पूरी पगार आएगी। घर में जो परेशानियां हैं उसे एडजस्ट करते रहिए। अब जो आई है आपके पास पगार और आपको लगता है कि आप इसमें से 1,000 और खींच सकते हैं तो बेहतर है, वरना कम से कम 700 तो खींच लीजिए। इसी तरह करते करते आपको 5 हफ्ता या 4 हफ्ता लगेगा, जिसमें आप ये जो उठान के नाम पर अलग कर रहे हो वो पैसा एक पूरी पगार हो चुकी होगी आपकी। एक एक्स्ट्रा हफ्ते की पगार 5 हफ्तों के अंदर, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्तों में 3,500 अलग से रख चुके होंगे। अब इस पगार को आपको क्या करना है पहले वो कहते हैं। इस पगार को आप बिस्सी वगैरह और इस सब में खर्च करने की बजाय आने वाले ईद के त्यौहार की ख़रीदारी के तौर पे अपने बच्चों का एक एक करके उसमें से आधे पैसों का एक जोड़ा वगैरह ले लें। ईद के जो सामान आपको लगते हैं वो लेते चले जाएं, ताकि रमज़ान के आने से पहले पहले आपकी पूरी ईद की तैयारी पूरी हो चुकी हो और आप रमज़ान में इबादत भी कर सकें और अपनी मजदूरी भी सही तरीके से कर सकें। और जो आधा पैसा बचा है वो आपका टोटल सेविंग होगा। हमारे लिए जो घर की लेडीज़ हजरात जो हैं, हमारी लेडीज़ औरतें, उन्हें समझाइए कि राशन पानी वगैरह से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम खर्च में अपना घर खर्च चलाना। तो इस तरह से एक बार करके देखिए, इंशाअल्लाह आपको इसके असरात ज़रूर नज़र आएंगे। दूसरा, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, हराम चीज़ों से बचिए, गुनाहों से बचिए, मोबाइल वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा वक्त गुजारने की बजाय अपने घर वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारिए। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उनकी तरबियत पर ध्यान दीजिए। तालीम के साथ साथ बच्चों की तरबियत ज़रूरी है। तालीम बच्चों को स्कूल से मिल जाएगी, पर तरबियत माँ बाप ही देते हैं। उसके लिए आपको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपनी बीवी के साथ बैठना होगा, वक्त गुजारना होगा। एक एक 2-2 घंटा जो होटलों पर आप अपने वक्त को ज़ाय करते हैं उन्हें बंद कीजिए। आपके पीठ पीछे आपके घर में क्या हो रहा है उसके लिए आपको पूरा वक्त देना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए क़यामत में आपसे पूछ होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।